Hello students, let's start the today's class with our chapter conservation of plants and animals. So let's take a quick recap of what we have studied in the previous lecture. हमने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि इस क्लास में हम जो भी पढ़ें वो हमें अच्छे से समझ में आए। तो चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन शब्द का मतलब क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स को बचा कर रखना या किसी भी चीज़ को बचा कर रखना ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन को अवेलेबल हो जाए। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स की रक्षा करना और उनको बचा कर रखना। ओके, तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा था? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटना बहुत ही बड़े स्केल में। ओके, बहुत ही बड़ी तादाद में पेड़ों को काटना ताकि वो जो ज़मीन है जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं उस ज़मीन का यूटिलाइजेशन किया जा सके दूसरे कामों के लिए। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन किया क्यों जाता है? डिफॉरेस्टेशन करने का मेन जो कारण है वो ये 3 कारण हैं। पहला, वो जो भी ज़मीन है जहाँ पर जंगल लगा हुआ है जिसको काटना है उस ज़मीन को खेती करने योग्य ज़मीन बनाना या उस ज़मीन में खेती करना। खेती करने के लिए वहाँ के पेड़ों को काटा जाता है। ओके, दूसरा कारण है उस ज़मीन में कोई इंडस्ट्रीज़ या घर बनाना। ओके, अगर किसी को किसी जंगल के बीच में घर बनाना है या कोई इंडस्ट्री बनाना है तो उस जगह के पेड़ों को वो काटेगा, वहाँ पर वो डिफॉरेस्टेशन करेगा। ओके, तभी तो वो अपना घर बना पाएगा। ओके, तीसरा, फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ी इकट्ठा करना। फर्नीचर के लिए लकड़ी इकट्ठी करना। ओके, तो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी वगैरह इकट्ठी करना, इसके लिए आदमी डिफॉरेस्टेशन करता है। लकड़ी इकट्ठा करने के लिए लकड़ियों को काटना पड़ेगा, लकड़ियों को काटने के लिए जंगल को काटना पड़ेगा। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन कुल मिला करके बहुत ही बड़ी तादाद में जंगल को काटना। तो डिफॉरेस्टेशन से होता क्या है? आपने जंगल काट दिया, जंगल किसका घर है? जंगली जानवरों का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेड़ों का, जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे रिलीज़ होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को खुद एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो पेड़ नहीं रहेंगे तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे या गाड़ियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपरली यूटिलाइज करने वाले पेड़ ही नहीं रहेंगे। ओके, अगर डिफॉरेस्टेशन इंसान कर देगा तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी? इन्वायरमेंट में घूमती रहेगी, एयर में घूमती रहेगी। उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है कि हीट को ट्रैप कर लेती है, वो गर्मी को ट्रैप कर लेती है या रोक लेती है। तो जहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर मौजूद होगी किसी जगह पर तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। ओके, ज़्यादा गर्मी से अगर पूरी दुनिया में गर्मी ऐसे बढ़ती रही जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो अगर पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं पोल्स में जो मौजूद हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, एंटार्क्टिका वगैरह में, आर्कटिक सर्कल में जो ग्लेशियर मौजूद हैं यानी साफ़ पानी के पहाड़ मौजूद हैं, वो ग्लेशियर, वो जो बर्फ़ के पहाड़ है जिसमें साफ़ पानी भरा हुआ है, वो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलने लगेंगे और पिघल के वो ओशियंस में गिरने लगेंगे, जिससे ओशियंस का वाटर लेवल बढ़ेगा। ओशियंस में वाटर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? जो भी लैंड एरिया है, आइलैंड वगैरह डूबेंगे, लैंड एरिया में बाढ़ आएगी। ओके, तो ये सारी महामारी आ सकती है। ओके, तो इसीलिए एक छोटे से डिफॉरेस्टेशन से आप देखिए कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट में। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन जो है उसको रोकना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ों को लगाना। आप हर साल अपने बर्थडे के दिन 5 पेड़ लगाइए, फिर आप देखिए कि आपको कितनी खुशी होगी जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे। ओके,
तो एफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को काटना। तो पेड़ों को काटा 3 कारण से जाता है, या जिस जगह पर पेड़ लगे हैं, जिस जगह पर जंगल है, उस जगह को खेती करने वाली जगह बनाना, खेती करने के लिए उस जगह का इस्तेमाल करना, तो उस जगह के पेड़ों को काटा जाता है। या फिर घर बनाना है, जहाँ पर जंगल है वहाँ पर घर बनाना है, या कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगानी है, तो पेड़ों को काटा जाता है। फिर तीसरा फर्नीचर बनाना है, ठीक है, या लकड़ी का इस्तेमाल करना है, फर्नीचर बनाना है या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए जंगलों को काटा जाता है। ओके, तो ये सारे रीज़न हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है। अब डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट जो होते हैं उनको काटना बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाला काम इसलिए भी होता है क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवरों का घर होता है। तो आपने जंगल काटा तो जानवरों का घर भी ख़त्म हो गया। ओके, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। ओके, फिर हमने कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखा था। कंसिक्वेंसेस मतलब क्या दुष्परिणाम है डिफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन करने से क्या घाटा होगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पेड़ काटेंगे तो पेड़ क्या करते हैं, हमसे रिलीज़ होने वाली इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, जो कि हार्मफुल गैस होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाएगी। ओके, चलिए अब हम जानते हैं ड्राउट्स क्या होते हैं। ड्राउट्स जो होते हैं वो, ड्राउट्स का मतलब होता है सूखा पड़ना। ठीक है, ड्राउट्स का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना। जब कहीं पर बहुत ही ज़्यादा समय तक बारिश ना हुई हो तो वो जगह बंजर हो जाती, वो जगह वीरान हो जाती है। ठीक है, और तब बोला जा सकता है कि उस जगह पर ड्राउट्स आ गए। ओके, या सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है। ओके, तो ड्राउट्स का मतलब होता है सूखा पड़ना, जब बहुत सालों तक किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बारिश ना हो तो फिर उसको ड्राउट्स बोलते हैं। ओके, अब डेजर्टिफिकेशन हमने पढ़ा था। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, देखिए क्या होता है जब डिफॉरेस्टेशन किया जाता है यानी जंगलों को काटा जाता है। तो जंगलों को आपने काट दिया तो जो पेड़ होते थे वो पेड़ मिट्टी को, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। आप किसी छोटे से पौधे को कभी उखाड़ कर देखिएगा, उसकी जड़ों के साथ साथ मिट्टी आ जाती है बहुत सारी। तो इसका मतलब क्या है कि जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, बहुत ही तेज़ी से पकड़ कर रखती हैं। तो जब पेड़ों को आप काटेंगे तो जो मिट्टी है, जो मिट्टी है वो ढीली हो जाएगी। ढीली क्यों हो जाएगी, क्योंकि पेड़ रहेंगे ही नहीं मिट्टी को रोक कर रखने के लिए, पकड़ने के लिए। ओके, तो जब भी वहाँ पर बारिश पड़ेगी, बारिश होगी, रेनफॉल होगी, ठीक है, बाढ़ आएगी, तो वहाँ की मिट्टी आसानी से बहाई जा सकती है। ओके, वहाँ की मिट्टी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, क्योंकि वहाँ पेड़ तो है नहीं कि मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे। ओके, तो वहाँ की मिट्टी धीरे 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 बह जाएगी। अब वहाँ की मिट्टी जब बह जाएगी तो धीरे धीरे टॉप सॉइल जिसमें मिनरल्स मौजूद थे वो बह गई, तो नीचे जो है वो बंजर ज़मीन धीरे धीरे उभरने लगेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अच्छी मिट्टी जो है बहती जाएगी, साल दर साल जब बारिश होती जाएगी तो अच्छी ऊपर की मिट्टी जो है वो बहती जाएगी और नीचे की जो डिज़र्ट वाली मिट्टी है वो आती जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रह जाएगी। ओके, और उस जगह, वो जगह पूरी बंजर हो जाएगी, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं डिज़र्टिफिकेशन। जब अच्छे खासे जंगल से एक रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गई जगह, एक ऐसी जगह में कन्वर्ट हो गई जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन, कोई भी पेड़ पौधे उग नहीं सकते,
क्यों? क्योंकि वहाँ की पूरी मिट्टी जो पेड़ पौधों को उगाने के लिए ज़रूरी थी वो बहा ली गई है। ठीक है, किसने बहा दिया है उसको? जो बारिश पड़ी है, जो बारिश गिरी है, रेनफॉल हुई है, फ्लड आया है, तो उसने बहा दिया है बहुत सालों में। ओके, तो लगभग 100, 150, 200 साल लगते हैं किसी भी अच्छी ज़मीन को बंजर ज़मीन में कन्वर्ट होने पर। एक बार आप वहाँ के पेड़ों को काट दीजिए तो वो बहुत ही आसानी से 100, 150, 200 सालों में बंजर ज़मीन में डिज़र्टिफिकेशन हो जाएगा, बंजर ज़मीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिज़र्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? एक अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन का, जहाँ पर पेड़ लगे हों, उस ज़मीन का डिज़र्ट में कन्वर्ट होना कहलाता है डिज़र्टिफिकेशन। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व क्यों करना चाहिए? देखिए, फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मेडिसिनल यूज़ मतलब दवाई बनाने के लिए। ओके, उन प्लांट से रबर मिलता है। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं। तो प्लांट्स का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, प्लांट्स को बचा कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। प्लांट्स बचे रहेंगे तो वहाँ पर रहने वाले जानवर भी बचे रहेंगे। ओके, तो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स दोनों को बचा कर रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। हमको इनको बचा कर रखना है। ओके, ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो इनको देख सके। ठीक है, जैसे हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। तो टाइगर, आपको पता है टाइगर को मारने का जो सज़ा है वो एक इंसान को मारने की सज़ा के बराबर है। ओके, मतलब आप इंसान को मारेंगे तो जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वही पनिशमेंट मिलेगी जब आप टाइगर को मारेंगे। तो सोच सकते हैं कि टाइगर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है टाइगर। इंडिया का नेशनल एनिमल है, इंडिया का प्रतीक है। ओके, तो गाइज चलिए देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में क्या लिखा हुआ है। ओके, तो बायोस्फीयर हमने पढ़ा था। इसके अंदर बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्लांट और एनिमल्स और दूसरे लिविंग थिंग्स आसानी से रह सकें। ओके, तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे लिविंग थिंग्स आसानी से रह सकें, बैक्टीरिया वगैरह भी। ओके, तो बायोस्फीयर के अंदर 3 स्फीयर आ जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लिथोस्फीयर यानी ज़मीन, फिर हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, और तीसरा है एटमॉस्फेयर यानी हवा। तो जब ज़मीन, पानी और हवा होगी एक साथ तभी जीवन संभव है। ओके, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ज़मीन के बिना जीवन संभव नहीं है, और हवा के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। ओके, तो ये 3 चीज़ें जब साथ में आएंगी तो ये तीनों साथ में मिलकर क्या बना लेती हैं? बायोस्फीयर। ओके, और बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को सपोर्ट करता है। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ये आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, ये आप बहुत अच्छे से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ओके, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है? फ्लोरा वर्ड जो है वो फ्लावर से आया है। तो फ्लोरा मतलब हो गए जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स और ट्रीज़ हैं वो फ्लोरा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी घास से लेकर एक रेडवुड ट्री तक, मतलब एक पीपल के पेड़ तक, एक बनियान बनियान के पेड़ तक, एक बैम्बू के पेड़ तक, सब क्या है? फ्लोरा। ओके, तो फ्लोरा के अंदर सारे पेड़ आ जाते हैं। फौना क्या होता है? फौना में सारे के सारे जानवर आ जाते हैं, सारे एनिमल्स आ जाते हैं फौना में। ओके, फ्लोरा में सारे पेड़ आ जाते हैं, फौना में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ओके, तो टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो सारे जानवरों और पेड़ों को बचा कर रखने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जहाँ पर इनको बचा कर रखा जाता है,
वो डिवाइड होते हैं 3 पार्ट में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाए ही फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए जाते हैं। ओके, तो कोई भी आपसे पूछे कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई जाती है, तो आप सीधा सीधा यही बोलिएगा कि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को बचाकर रखने के लिए। ओके, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का कल्टीवेशन यानी किसी भी तरह का खेती, किसी भी तरह का फसल उगाना, जानवरों को चराना, ठीक है, पेड़ काटना, जानवरों को मारना, ये सब स्ट्रिक्टली मना होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसको बहुत ही कड़ी सज़ा मिलती है। ओके, उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको जेल हो जाती है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम फ्रॉम एंड देयर हैबिटेट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ नाम से ही क्लियर है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए होती है, जानवरों के लिए होती है। तो जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से, मतलब उनके इलाके में कोई इंसान नहीं आ सकता, उनके इलाके में कोई शोर शराबा नहीं हो सकता, उनके इलाके में किसी तरह का शिकार नहीं हो सकता, उनके इलाके को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो जानवरों की बहुत ही अच्छे से केयर की जाती है, बहुत ही बड़े जंगल के एरिया में उनको प्रोटेक्ट रखा जाता है। कहाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों को प्रोटेक्ट रखा जाता है। ओके, बचाकर बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ जानवरों के लिए होती है। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए, जहाँ पर वो नेशनल पार्क में आने वाले पूरे एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं उस एरिया में, कुछ भी कर सकते हैं जानवर जो हैं। ओके, तो जानवर कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ओके, अब तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, बहुत ही बड़े एरियाज, ऐसी ज़मीन के टुकड़े जो प्रोटेक्टेड हैं। किस लिए प्रोटेक्टेड है, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। तो आप सोच सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में लगभग सारी जंगल की चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती हैं। जैसे जानवर, जितने भी जानवर बायोस्फीयर रिजर्व में रहेंगे वो सब एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंजर्वेशन में रहेंगे, एक निगरानी में रहेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ठीक है, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये ऐसे बड़े बड़े एरियाज होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेस के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, और वहाँ रहने वाले जो कबीले वाले लोग होते हैं, वहाँ रहने वाले जो आदिवासी होते हैं, उनके लिए भी ये एरिया होते हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी चीज़ें बचाई जाती हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, सारे प्लांट्स को बचाया जाता है, सारे एनिमल्स को बचाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स जिन चीज़ों को खाते हैं उनको बचाया जाता है, फिर वहाँ रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको भी बचाया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसे एरिया हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज बचाए जाते हैं। ओके, और ट्राइबल्स को भी बचाया जाता है जो उस एरिया में रह रहे होते हैं। ओके, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व क्लियर हो गया होगा। ओके, द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट कुछ ऐसे कायदे, कानून, नियम निकालती है जिससे ये जो भी एरियाज़ हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गया, ओके, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, इनको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, इनको इंसानों की एक्टिविटीज़ से बचाकर रखने के लिए, ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार ने बहुत सारे ऐसे रूल बनाए हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ओके,
तो चलिए एक्टिविटी 7.3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ओके, वहाँ पर पाई जाने वाली नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम लिखिएगा, ओके, और इस टेबल में रिकॉर्ड करिएगा, ठीक है। पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में लिखिएगा कि नेशनल पार्क कितने हैं और उनका नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है उनका नाम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं और उनका नाम क्या है। फिर अपने स्टेट में लिखिएगा, जैसे आप गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो आपको लिखना है, ओके। फिर लास्ट में आपकी कंट्री में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो आपको ढूंढ कर लिखना है, ओके। तो चलिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चिल्ड्रन अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व। बच्चे प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व में घुसते हैं, ठीक है। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माधव जी ये बताते हैं बच्चों को कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में मदद करते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी यानी लिविंग थिंग्स की जो डाइवर्सिटी होती है उसके कंजर्वेशन में मदद करते हैं, ठीक है। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। तो लिविंग थिंग्स की जो विविधता है उसको बचा कर रखना, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बचा कर रखना बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है, ओके। तो जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तीनों को मिलाकर, इन सब लिविंग थिंग्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम बात करें तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कहला जाता है। जैसे हम हमारे चोटिला की बात करें तो चोटिला के अंदर जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो चोटिला की बायोडाइवर्सिटी है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ओके। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व का काम क्या होता है कि वहाँ रहने वाले जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बचा कर रखें, या जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा कर रखें। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया भी आ जाते हैं। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पचमढ़ी। तो जो पचमढ़ी नेशनल पार्क है या पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है, ओके। गुजरात से लगा हुआ है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। बेसिकली ये लगभग सेंट्रल रीजन के नीचे आता है। होशंगाबाद करके एक जगह है, उसके पास में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि एक हिल स्टेशन भी है, ओके। और वहाँ पर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको बहुत ही अच्छे से कंजर्व करके और प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ओके। वहाँ पर पूरी आर्मी लगी हुई है, वहाँ पर पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा हुआ है उस एरिया को बचा कर रखने में, ओके। तो बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क आ जाता है जिसका नाम है सतपुरा, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या आ जाता है? एक नेशनल पार्क यानी सतपुरा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी बोरी और पचमढ़ी, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये है पूरा डायग्राम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो देख सकते हैं आप पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सतपुरा नेशनल पार्क आ गया, बोरी सेंचुरी आ गई, ओके, और पचमढ़ी सेंचुरी आ गई, ओके। तो आप देख सकते हैं कि कैसे
3 चीज़ें एक ही जगह पर आ गई, और साथ में एक तवा रिजर्वायर, मतलब तवा जो नदी है उसका बांध, बहुत ही बड़ा सा एरिया जहाँ पर पानी है। तो ये जो लेफ्ट साइड में ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पर पूरा पानी है। ओके, और ग्रीन एरिया जो है लेफ्ट साइड वाला, जहाँ बोरी सेंचुरी लिखा हुआ है, लाइट ग्रीन जो है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, सतपुरा नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, और राइट साइड में जो लाइट ग्रीन कलर है वहाँ पर पचमढ़ी सेंचुरी है। ओके, तो आप देख सकते हैं 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क आ जाता है एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ओके, तो पचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें 2 नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाते हैं। तो एक नेशनल पार्क कौन सा, सतपुरा नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी बोरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये दोनों आ जाते हैं। एक्टिविटी 7.4 देखते हैं, इसमें क्या बोलना चाह रहा है। लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। आपके एरिया में जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटी है, तो आपके एरिया में उनको डिस्टर्ब करने वाले चीज़ों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि इंसान ही सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। बिल्कुल, इंसान सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। इंसानों की लगाई हुई फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ और लकड़ी काटने वगैरह से वाइल्ड लाइफ और प्लांट लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। ओके, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि आपके एरिया में जो लोग, जो चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं वाइल्ड लाइफ को, उनके नाम लिखिएगा। फिर हम देखते हैं फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं। फ्लोरा मतलब मैंने आपको बताया, फ्लावर वर्ड से फ्लोरा आया है। तो फ्लोरा में सारे के सारी प्लांट स्पीशीज़ आ जाती हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब के सब फ्लोरा के अंदर आ जाते हैं। और फोना, फोना क्या होता है, फोना में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब फोना में आ जाते हैं। ओके, तो फ्लोरा और फोना का मतलब साथ में ये होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे ही बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर करते हैं या घुसते हैं, दे अप्रिशिएट ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा पेड़ पौधे, इतनी ज़्यादा हरियाली देखकर वो खुश हो जाते हैं बच्चे। ओके, दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जानवरों को देखकर, बड़े बड़े टीक के पेड़ों को देखकर। ओके, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। एकदम से क्या होता है, पहेली ने एक खरगोश को देखा और वो उसको पकड़ना चाहती है। शी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट। वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका, पहेली को रोका। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। प्रोफेसर अहमद ने उसको समझाया पहेली को कि जानवरों को डिस्टर्ब मत करो, वो अपने एरिया में, अपने घर में स्वतंत्र है। उनको स्वतंत्रता से घूमने दो, उनको फ्रीली घूमने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। ओके, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी ने फिर एक्सप्लेन किया दैट सम प्लांट्स एंड एनिमल्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे अपने गुजरात में कॉटन पाया जाता है, तो कॉटन सब जगह नहीं मिलता है, जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है वहीं पर कॉटन मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे कॉटन जो है वो सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। जैसे कैंगरू इंडिया में नहीं पाए जाते, कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ओके, टाइगर मोस्टली इंडिया में मिलता है, वो भी बंगाल साइड पे। ओके, तो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। जो प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको उस जगह का फ्लोरा और फौना बोलते हैं। जितने भी प्लांट्स पाए जाएंगे उनको उस जगह का फ्लोरा बोलेंगे, और जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे उनको उस जगह का फौना बोलेंगे।
तो गाइज़ आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि यहाँ तक आप 2-3 रीडिंग लगा लीजिएगा। ओके, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक आप 2-3 रीडिंग चैप्टर की लगा लीजिएगा। ओके, और जो भी डाउट्स आए प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।